हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स कोटा से जो वेस्टर्न रेलवेज़ में जितने सारे रिक्रूटमेंट जो निकला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या उसमें एलिजिबिलिटी है, कब कब फॉर्म भरे जाएंगे और आप कैसे इसमें भर सकते हो। तो जिन्होंने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ओपनिंग डेट है इस रिक्रूटमेंट का, इस वैकेंसीज़ का, वो है 4 अगस्त 2021 से शुरू हो चुका सुबह 10 बजे से, और जो फॉर्म फिलअप्स होंगी वो 3 सितंबर 2021 रात के 10 बजे तक चलेगा। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी दिए गए हैं आपको। सारे इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। जितना नोटिफिकेशन दिया उससे पहले अच्छे से केयरफुली पढ़िए। अगर आप एलिजिबल हैं तभी इसे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, साइट दिया हुआ है। और कैंडिडेट्स को ये भी एडवाइस किया गया कि ये जो साइट है उसे रेगुलर चेक करते रहें, और जो एप्लीकेशन है क्लोजिंग डेट से पहले विदाउट एनी फेलियर उसको आप सबमिट करें। और जो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है, अगर किसी कैंडिडेट के पास अपना वैलिड ईमेल आईडी नहीं है तो पहले आप अपना एक वैलिड ईमेल आईडी बना लीजिए, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को भरिए, क्योंकि सारी जो इन्फॉर्मेशन है सब कुछ वो आपकी ईमेल आईडी से ही होगा। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, और जो एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन है वो इसमें 21 पोस्ट निकले ग्रुप सी का, उसमें भर सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा से। और इसका जो एडवर्टाइजमेंट ईयर है वो है 2021 और 22 वेस्टर्न रेलवे का। और एक बात नोट कीजिएगा, इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है SC ST और OBC के लिए, यानी सारे पोस्ट जनरल के लिए इसमें हर कोई भर सकता है इसमें। तो आइए देखते हैं जो इनके अंदर जो पहला पोस्ट है वो उसमें क्या क्या चाहिए। तो जो सबसे पहला जो इसमें कैटेगरी है उसमें 5 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें कि लेवल है वो 4 या 5 का है, जिसका जो पे मैट्रिक्स है वो है आपका 25,500 से 81,100 और 29,200 से 92,300। और इसमें 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा। जो ग्रेड पे है वो 2400 से लेके 2800 तक का है। जो ग्रेड पे है वो 2400 से 2800 तक का है। और इसमें जो वैकेंसीज़ है वो सबसे पहले इसका डिसिप्लिन जो दिया हुआ है जो 5 पोस्ट का, उसमें एथलेटिक्स है। एथलेटिक्स में अगर आप 100 मीटर्स, 200 मीटर, 5000 या 10,000 या फिर हैमर थ्रो, शॉट पुट और ट्रिपल जंप में अच्छे हो तो आप इसमें एक पोस्ट है, इसमें आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ये वुमेन्स के लिए है। हैंडबॉल में मेन के लिए जो पोस्ट है उसमें आप अगर गोलकीपर हो, ऑलराउंडर हो या लेफ्ट हैंड अटैकर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें भी एक पोस्ट है। हॉकी विमेंस के लिए गोलकीपर, अटैकर, डिफेंडर के लिए पोस्ट है, जिसमें 2 पोस्ट हैं। और बास्केटबॉल भी विमेन के लिए है, जिसमें एक ऑलराउंडर, एक अटैकर या फिर एक डिफेंडर अगर आप हो तो उसमें एक पोस्ट है। तो टोटल आपको इस कैटेगरी में 5 पोस्ट मिलेंगी। अब आ जाइए दूसरे वाले कैटेगरी में जिसमें 16 पोस्ट है, और जिसका जो लेवल है वो 2 या 3 लेवल का है, जिसका पे मैट्रिक्स है वो 19,900 से 63,200 तक का है। और या जो दूसरा पे लेवल है वो है 21,700 से 69,100। इसमें भी 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, लेकिन इसका ग्रेड पे जो है वो है 1900 से 2000 तक का। इसमें जो डिसिप्लिन है वो है पहला एथलेटिक्स का, जिसमें मेल्स का है। इसमें आप अगर 800, 1500, 3000 स्टीपल चेज, 5000, 10,000 लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप या पोल वॉल्ट करते हो तो उसमें 3 पोस्ट अवेलेबल है। एथलेटिक्स विमेंस में 100, 200, 5000, 10,000 हैमर थ्रो, शॉट पुट, ट्रिपल जंप, इसके लिए 3 पोस्ट हैं। क्रिकेट में भी पोस्ट है, जिसमें अगर आप एक मीडियम पेस बॉलर हो या फिर ओपनिंग बैट्समैन हो और विकेट कीपर, ये क्रिकेट वाला भी वुमेन का है तो इसलिए बैट्समैन लिखा हुआ। तो अगर आप ये 3 स्किल्स आप अगर करते हो कोई भी एक इनमें से, तो आप एक पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। हॉकी भी वुमेन का है, गोलकीपर, अटैकर, डिफेंडर के लिए एक पोस्ट है। बास्केटबॉल मेंस का है, तो इसमें आप ऑलराउंडर, अटैकर, डिफेंडर के लिए एक पोस्ट है। बास्केटबॉल वुमेन्स में भी ऑलराउंडर, अटैकर, डिफेंडर के लिए एक पोस्ट है। डाइविंग में भी एक पोस्ट है जो कि मेन का पोस्ट है, जिसमें हाई बोर्ड अगर आप करते हो या फिर 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड करते हो या फिर 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड करते हो तो एक पोस्ट है। रेसलिंग मेल जो फ्री स्टाइल का, उसमें वेट कैटेगरी दिया हुआ है 57, 61, 92, 125, एक पोस्ट है। हैंडबॉल मेल में अगर आप गोलकीपर हो या फिर ऑलराउंडर या लेफ्ट हैंड अटैकर हो तो उसमें 2 पोस्ट है। वाटर पोलो में अगर आप अटैकर हो तो उसमें एक पोस्ट है। टेबल टेनिस विमेंस सिंगल या डबल्स अगर आप खेलते हो तो उसमें एक पोस्ट है। तो टोटल इस वाले कैटेगरी में आपको 16 पोस्ट मिलेगा। अब आइए देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या है। जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपका 3/9/2021 तक आपने जितना भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने किया वो काउंट होगा। तो जो आइए देखते हैं अब इसमें जो पोस्ट जो है पे मैट्रिक्स अकॉर्डिंग,
तो लेवल 4 और लेवल 5 के लिए जो यहाँ पे आपका पे बैंड दिया हुआ है 25,500 से 81,100 लेवल 4 का, और लेवल 5 का है 29,200 से 92,300 का। उसके लिए जो मिनिमम आपको एलिजिबिलिटी या फिर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपको ग्रेजुएट होना है किसी भी डिसिप्लिन में और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन जो लेवल 2 और लेवल 3 का जो पोस्ट है उसमें आपको अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपको 12th पास होना पड़ेगा या फिर उसका कोई इक्विवेलेंट एग्ज़ाम, और वो किसी एक रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेंगी, जो आपको काम में आएगा। जो कैंडिडेट्स जिनके पास जो हायर क्वालिफिकेशन है उसका डिग्री या फिर उसका जो डॉक्यूमेंट्स वो आप अपलोड करोगे। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन का करोगे, आप ग्रेजुएशन का नहीं करोगे। और जो कैंडिडेट जो है उनको अपॉइंट किया जाएगा कैटेगरी ऑफ क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, यानी क्लर्क के साथ साथ जो टाइपिस्ट के लिए जो अप्लाई करेंगे उनका जो टाइपिंग प्रोफिशिएंसी है वो 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। और उनका जो पीरियड होना चाहिए काम का वो 4 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, यानी इस पीरियड के अंदर इनको अपॉइंटमेंट के डेट से आपको ये दिया। और जो सेकंड नोट है इसमें वो पर्सन जो होंगे जिन्हें अपॉइंट किया जाएगा क्लर्क कम टाइपिस्ट के जॉब के लिए, उनका टाइपिंग स्पीड दिया हुआ है इसको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए। और जिस दिन से अपॉइंटमेंट दिया जाएगा उस दिन से 4 साल के लिए उन्हें लिया जाएगा और तब तक उन्हें प्रोविजनल के जैसा उन्हें ट्रीट किया जाएगा और उनको टाइपिंग टेस्ट को उन्हें पास करना पड़ेगा। जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है वो देखते हैं क्या क्या चाहिए। उन स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए है जिन्होंने इस एलिजिबिलिटी नॉर्म्स के अंदर वो आ रहे हैं। तो ये जो डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2019 से 28 जुलाई 2021 तक, इसके बीच में उन्होंने जो उनके अचीवमेंट्स रहे हैं हाईएस्ट अचीवमेंट इसके बीच में अगर है तो, और वो एक्टिवली अभी भी खेल रहे हैं तभी वो स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई कर पाएंगे। और जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट का जो वैलिडिटी है वो कब से काउंट होगा, जो कंक्लूडिंग डे हुआ था चैम्पियनशिप का वहाँ से आप उसको काउंट करोगे, यानी जब से वो चैम्पियनशिप खत्म हुआ था आपके जीतने के बाद। द स्पेसिफिक पोजीशन प्लेड इन पर्टिकुलर डिसिप्लिन इफ एप्लीकेबल शुड बी मेंशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन विदाउट फेल। अगर आप कोई स्पेसिफिक पोजीशन से खेलते हो किसी पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जैसे मेंशन था, तो आपको फॉर्म में जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिलअप करोगे उसमें आपको मेंशन करना है कि आप कौन से पोजीशन से खेलते हो। अब आ जाइए इसमें जो लेवल 4 और लेवल 5 का जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट हो क्या क्या है। अगर आप लेवल 4 या लेवल 5 में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो ए कैटेगरी है उसमें आप अगर ओलंपिक्स गेम्स में अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है वो उसके मिनिमम नॉर्म्स में आ जाता है, या फिर एटलीस्ट 3rd पोजीशन किसी भी वर्ल्ड कप में या फिर जूनियर यूथ सीनियर कैटेगरी में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में या फिर एशियन गेम्स कैटेगरी में, कॉमनवेल्थ गेम्स कैटेगरी में, यूथ ओलंपिक्स, यानी अगर आपने इंडिया को किसी भी बड़े अच्छे कॉम्पिटिशन में रिप्रेजेंट किया तो आप लेवल 4 और लेवल 5 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो आप लेवल 2 और लेवल 3 में अगर देखोगे तो उसमें जो ए कैटेगरी है उसमें अगर आपने कंट्री को रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड कप में, जूनियर या सीनियर कैटेगरी में, कभी भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया जूनियर या सीनियर कैटेगरी में, एशियन गेम्स में आपने अगर खेला है सीनियर कैटेगरी में, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में सीनियर कैटेगरी में खेला है, या फिर यूथ ओलंपिक्स या फिर चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खेला है तो आप इसमें कर सकते हो। या फिर अगर आपका मिनिमम 3rd पोजीशन है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जूनियर या सीनियर कैटेगरी में, एशियन चैंपियनशिप में जूनियर या सीनियर कैटेगरी में, साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में, USIC वर्ल्ड रेलवेज का जो चैंपियनशिप होता है उसमें, या फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अगर आपका 3rd पोजीशन है तो, या फिर मिनिमम 3rd पोजीशन आपको चाहिए सीनियर यूथ या फिर जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में, या फिर एटलीस्ट 3rd पोजीशन चाहिए आपको नेशनल गेम्स में ऑर्गेनाइज अंडर एजिस ऑफ IOA, जो भी IOA कराती है उसमें कोई कंपटीशन में अगर नेशनल गेम्स में आपको 3rd पोजीशन आता है तब आप कर सकते हो, या फिर एटलीस्ट 3rd पोजीशन इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, जो अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके आपने अगर 3rd पोजीशन लिया है ऑल इंडिया में तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो लास्ट जो ऑप्शन है वो आपका 1st पोजीशन आपको लाना पड़ेगा फेडरेशन कप चैंपियनशिप में सीनियर कैटेगरी। अब आ जाइए जो एडिशनल एक्सेप्टेबल स्पोर्ट्स अचीवमेंट है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स का वो क्या क्या है। एथलेटिक्स में विमेंस के लिए जो गोल्ड मेडल विनर्स है ओपन नेशनल चैंपियनशिप में सीनियर, या फिर इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप सीनियर, या फिर एशियन चैंपियनशिप सीनियर में, वो भी कंसिडर किए जाएंगे इस पोस्ट के लिए, जो ग्रेड आपका 2800 से 2400 का होगा। एथलेटिक्स मैन और वुमेन इसमें
अगर अगर आपने एथलेटिक्स में मेडल जीता है नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में, तब भी आप कंसिडर किए जा सकते हो, लेकिन आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 1900 से 1900 का, और आपका जो पे बैंड रहेगा वो रहेगा 5200 से 20200 तक। हॉकी विमेंस के लिए आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 1900 का रहेगा या फिर 2000 रहेगा। इन पे बैंड जो रहेगा जो आपका वो रहेगा 5200 से 20200 तक का, और एटलीस्ट सेकंड पोजीशन आपको लाना हो, अगर आपने लाया है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में या फिर तभी आपको कंसिडर किया जाएगा। क्रिकेट विमेंस के लिए अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है इंडियन सीनियर टीम को टेस्ट मैच में या फिर लिमिटेड ओवर्स या फिर वनडे में, किसी चीज़ में भी, या फिर T20 भी हो सकता है, तो आपको कंसिडर किया जाएगा रिक्रूटमेंट के लिए, जिसका आपको ग्रेड पे रहेगा 1900 या फिर 2000, और आपका जो पे बैंड रहेगा वो 5200 से 20200 तक रहेगा। या फिर कोई भी नेशनल लेवल का जो अगर आपका पास अचीवमेंट है, आपने अगर 4 डे या फिर 1 डे लिमिटेड ओवर्स या फिर T20 ओवर्स वुमेन्स का खेला हुआ है, जो भी BCCI ने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो भी आपको कंसिडर किया जा सकता है इस पोस्ट के लिए, जिसमें आपका ग्रेड पे रहेगा 1900 रहेगा और आपका पे बैंड रहेगा 5200 से 20200 तक का। अब आ जाइए जो मिनिमम स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए। जो चैम्पियनशिप है, अगर आपने ऑल इंडिया इंटर स्टेट एलाइट या प्लेट ग्रुप चैंपियनशिप खेला है किस किस कैटेगरी में, यूथ अंडर 23 या फिर जूनियर अंडर 19 का, तो अगर आपने सेमीफाइनलिस्ट का खेला है एलाइट ग्रुप का, तो आप इसमें ये कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। या फिर ऑल इंडिया इंटर स्टेट चैंपियनशिप अगर खेला है सीनियर या जूनियर या अंडर 19, एटलीस्ट सेमीफाइनलिस्ट ऑल इंडिया नॉकआउट स्टेज तक अगर आप पहुंचे तो अब आप कर सकते हो। या फिर ऑल इंडिया इंटर जोनल चैंपियनशिप अगर आपने खेला है सीनियर या जूनियर अंडर 19, तो अगर आपने फाइनलिस्ट है तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है। रेसलिंग के लिए भी यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया इनने दिया है। तो जो रिक्रूटमेंट होगा रेसलर्स का वो न्यू वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग होगा, और जो रेसलर्स एलिजिबल है रिक्रूटमेंट के लिए वो अपना क्राइटेरिया को मेंशन कर सकते हैं, अपना स्पोर्ट्स अचीवमेंट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स कंटिन्यू जो उन्होंने किया है, और उन्होंने जो रिक्रूटमेंट वगैरह जो ट्रायल्स वगैरह के लिए वो आ सकते हैं। जो ट्रायल्स लिए जाएंगे वो वेट कैटेगरी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, और जो क्लोजेस्ट होगा न्यू वेट कैटेगरी है उसमें वो कंसिडर किया जाएगा। और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन डेट ऑन द डे ऑफ ट्रायल द रेसलर एक्चुअल बॉडी वेट डज नॉट एक्सीड द वेट कैटेगरी फॉर विच द रिक्रूटमेंट इज नोटिफाइड। यानी ये भी बोला गया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जिस दिन कंपटीशन होगा उस दिन अगर वेट कैटेगरी बढ़ जाता है तो जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया वो कैटेगरी में नहीं खेल पाएंगे। तो जिस कैटेगरी में उन्होंने अप्लाई किया सपोज 57, तो 57 से ज़्यादा नहीं हो सकते, उससे कम ही होना उस दिन। और कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरियाज है वो भी दिया हुआ है। फ्री स्टाइल रेसलिंग का जो न्यू कैटेगरीज का एक कॉलम बनाया हुआ है और जो ओल्ड कैटेगरीज का एक कॉलम बनाया हुआ है जो ट्रायल्स वगैरह जिसमें लिए जाएंगे। तो न्यू कैटेगरीज के लिए जो दिया 57, 61, 92 और 125 का जो वेट कैटेगरीज है, और जो ओल्ड कैटेगरीज था वो था 57, 61, ये दोनों सेम है, लेकिन जो 92 का था यहाँ पे 86 kg और 97 kg कर दिया, दो भाग में बांट दिया, तो ये एक डिफरेंस है इसमें। और 125 kg वाला तो है ही। अब आ जाइए टेबल टेनिस का। जो टेबल टेनिस में से अप्लाई करना चाहते हैं इसमें उनके लिए क्या क्या होना चाहिए। तो जो टेबल टेनिस अप्लाई करेंगे उनको पे बैंड 1 के अंडर अप्लाई करेगा, उनका जो ग्रेड पे होगा वो 2000 या 1900 होगा, और जो पे बैंड होगा वो 5200 से 20200 तक होगा। जो कैटेगरीज है वो 3 कैटेगरीज है इसमें, सीनियर्स, यूथ और जूनियर्स। इवेंट जो होंगे इसमें सिंगल्स होगा, इवेंट जो होगा उसमें सिंगल्स होगा, डबल्स होगा, सिंगल्स डबल्स। यानी सीनियर्स में आपको 2 इवेंट मिलेंगे, सिंगल्स और डबल्स, यूथ में 1 सिंगल्स और जूनियर्स में 1 सिंगल्स। और जो करंट एनुअल ऑल इंडिया रैंकिंग है वो 20 पोजीशन तक अगर आप सीनियर्स में हो सिंगल्स में तब आप कंसिडर किया जाएगा, और डबल्स में अगर आपको पोजीशन 4 तक का है सीनियर्स में तब आपको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आपने यूथ खेला हुआ सिंगल्स में आपको पोजीशन 6 पोजीशन तक होना चाहिए, और जूनियर में भी 6 पोजीशन तक होना चाहिए। ओनली द करंट एनुअल ऑल इंडिया रैंकिंग शैल बी कंसिडर फॉर दिस पर्पज। यानी जो करंट जो रैंकिंग चल रही है एनुअली जो निकलती है वही इसमें कंसिडर किया जाएगा, पुराना कोई भी कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ रैंकिंग में बी कंसिडर वैलिड फॉर 1 ईयर फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी जो रैंकिंग्स है जो हाईएस्ट रैंकिंग वो 1 साल के लिए वैलिड माना जाएगा सिर्फ इस रिक्रूटमेंट के लिए। अब आ जाइए लिस्ट ऑफ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप रिकॉग्नाइज्ड फॉर रिक्रूटमेंट अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट। यानी अब क्या क्या जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का जो लिस्ट है वो किस चीज़ में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के। तो एथलेटिक्स में मैन और वुमेन अंडर 20 जूनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप है। वाटर पोलो में मेन के लिए सिर्फ अंडर 18 का, इसमें भी जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप है। रेसलिंग फ्री स्टाइल मेन अंडर 20 जिन्होंने खेला है, अगर उन्होंने जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप खेला वो अप्लाई कर सकते हैं। हॉकी विमेन अंडर 19
जूनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, बास्केटबॉल ये दोनों के लिए मेन और वेमेन, अंडर 18 जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप। डाइविंग जो है वो सिर्फ मेन के लिए अंडर 18 ग्रुप 1 का ही है, तो इसमें सब जूनियर नेशनल एक्वाटिक चैंपियनशिप खेला होना चाहिए। हैंडबॉल मेन अंडर 19 जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप। क्रिकेट वुमेन्स के लिए अंडर 19 है, तो इसमें 2 कैटेगरीज है अंडर 19 का ही। पहला अंडर 19 का है वुमेन्स का इंटर स्टेट ऑल इंडिया नॉकआउट या फिर इंटर स्टेट जोनल टूर्नामेंट, वनडे लिमिटेड ओवर चैंपियनशिप अगर खेला अंडर 19 में तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अंडर 19 में ही है ऑल इंडिया इंटर जोनल टूर्नामेंट, वनडे लिमिटेड ओवर चैंपियनशिप, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। टेबल टेनिस भी वुमेन का है, अंडर 17 का ये जूनियर एंड यूथ नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप अगर उन्होंने किया, तो अगर आपने जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में अगर इनमें से किसी स्पोर्ट में और इनमें से किसी कैटेगरीज में चैंपियनशिप अगर खेला है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें नोट दिया हुआ है कि ऑल चैंपियनशिप शुड बी कंडक्टेड अंडर द एजिस ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड बाय रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। यानी आप अगर कोई भी चैंपियनशिप खेलते हो वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंटरनेशनल या नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंदर में और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के अंदर में भी। इफ नो वैलिड एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 5 पोस्ट इन लेवल 5 लेवल 4 ग्रेड पे जो मेंशन किया था 2800 से 2400 का, दिस 5 पोस्ट विल बी डाउनग्रेडेड टू लेवल 3 एंड लेवल 2 और इसका जो ग्रेड पे होगा वो 2000 से 1900 का हो सकता है। एंड यूटिलाइज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फाउंड इन द डिसिप्लिन ऑफ एडवर्टाइज्ड इवेंट्स फॉर लेवल 1 एंड ग्रेड पे। यानी अगर जो लेवल 5 और 4 में जो पोस्ट हैं, 5 पोस्ट जो अवेलेबल हैं जिसमें इंटरनेशनल लेवल्स के एथलीट्स को मांगा, अगर उसमें कोई भी कैंडिडेट्स नहीं आता है तो वो 5 पोस्ट को लेवल 2 के पोस्ट में डिग्रेड कर दिया जाएगा, डाउनग्रेड कर दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा। जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है एलिजिबिलिटी नॉर्म्स फॉर द पोस्ट कैरिंग हायर ग्रेड पे विल ऑल्सो बी एलिजिबल फॉर पोस्ट कैरिंग लोअर ग्रेड पे। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच कैटेगरी शुड बी मेड अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड फीस एंड अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर ईच डिसिप्लिन सेपरेटली। यानी आपको दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग भरने हैं अगर आप दोनों में भर रहे हो तो, और दोनों में अलग से आपको फिलअप करना पड़ेगा, अलग से आपको फीस भी आपको भरना पड़ेगा। जो कौन कैंडिडेट्स अब इसमें अप्लाई कर सकता है रेलवे के सर्विसेज में, वो सबसे पहला जो होना चाहिए वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, या फिर सब्जेक्ट ऑफ नेपाल भी हो सकता है, सब्जेक्ट ऑफ भूटान भी हो सकता है। अगर एक तिब्बतियन रिफ्यूजी है वो इंडिया में अगर 1 जनवरी 1962 से पहले आया है तो वो कर सकता है अप्लाई इसमें। और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका एंड ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केनिया, उगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ टंजानिया और फ्रॉम जाम्बिया, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam with the intention to permanently settling in India, provided that the candidate belonging to category B, C, D, E above shall be person whose favor a certificate of eligibility will be issued from Government of India। यानी जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट किए हैं, बर्मा, श्रीलंका या फिर ये जो जितने सारे कंट्रीज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, अगर परमानेंट सेटलिंग के लिए इंडिया आए थे तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास एक सर्टिफिकेट उन्हें शो करना पड़ेगा एलिजिबिलिटी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो यहाँ के अभी निवासी है। और ए कैंडिडेट इन whose case a certificate of eligibility is necessary can be admitted to the examination, but if selected the offer of appointment will be given only after the submission of necessary eligibility certificate issued to him। तो जो कैंडिडेट्स ये सर्टिफिकेट जो एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट है वो शो करके वो एग्ज़ाम में तो बैठ जाएंगे, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट तभी दिया जाएगा जब वो ये सारी सर्टिफिकेट जो है वो बाद में चेक करवाएंगे, उनका सब कुछ स्क्रूटनी होगा, सब कुछ चेक होगा, तभी जाके उनको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। अब आ जाइए जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एज लिमिट क्या है इसमें अप्लाई करने का। अगर आप 18 से 25 साल के बीच में हो, 2020 तक, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1997 से पहले हुआ है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और जो लास्ट डेट है जिसमें आप अप्लाई करने का वो है आपका 1 जनवरी 2004। यानी इस डेट के बीच में अगर 2 जनवरी 1997 से पहले आपका जन्म है तो आप नहीं कर सकते, और 1 जनवरी 2004 के बाद है तब भी आप नहीं कर सकते। और इसमें कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और कैंडिडेट्स का जो सर्टिफिकेट्स अपलोड जो करेंगे वो तभी एक्सेप्ट होगा अगर आप उसमें एज प्रूफ को आप उसमें दोगे। तो एज प्रूफ बहुत ज़रूरी है। एज प्रूफ के लिए आप इसमें क्या क्या दे सकते हो, 10th स्टैंडर्ड, मैट्रिकुलेशन, सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट का जो एग्ज़ाम्स है, या मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, जो CBSE में होते हैं खासकर, वो आप दे सकते हो। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो वो भी आप दे सकते हो। अब आज ये देखते हैं एग्जामिनेशन फीस क्या क्या है। फॉर कैंडिडेट्स एक्सेप्ट मेंशन इन सब पैरा 2 बिलो, है ना, यानी जितने भी कैंडिडेट्स यानी जो जनरली अप्लाई करेंगे बिना किसी कैटेगरी में, उनमें 500 रुपये लगेगा।
और उनको 400 रुपया उनको रिफ़ंड भी हो जाएगा, जो एलिजिबल होंगे नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, बैंक चार्ज वगैरह काट के। और जो कैंडिडेट एस सी एस टी है या फिर एक्स सर्विस मैन है, विमेन है, माइनॉरिटीज़ ग्रुप के अंदर आते हैं या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं, तो उनका 250 लगेगा, 250 रुपीज़। और उन्हें 250 रुपीज़ ही उन्हें वापस कर दिया जाएगा अगर वो एलिजिबल होते हैं तो, सब कुछ ट्रायल से और बैंक के चार्जेस डिडक्ट करने के बाद। फीस एग्जेम्पशन यहाँ पे आप दे सकते हो, जो माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, ये सारी जो पारसीज या फिर जैन, इनको फीस का एग्जेम्पशन दिया जाएगा। और एग्जेम्पशन के लिए आपको माइनॉरिटी कैंडिडेट को अपलोड करना पड़ेगा सेल्फ डिक्लेरेशन, जो एनेक्सर ए नीचे दिया हुआ है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपको फीस से एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और जो ईबीसी कैंडिडेट्स हैं, यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, जो कैसे हम ये करेंगे, डिफाइन करेंगे, अगर उनका फैमिली इनकम, टोटल फैमिली इनकम 50,000 पर एनम, यानी एक साल में 50,000 से भी कम है, तभी वो ईबीसी के अंदर आएंगे। और इसके लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा, जो कि एनेक्सर बी में दिया हुआ है, बीपीएल कार्ड या फिर इज्जत एमएसटी। ये आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म फिलअप करने के टाइम, तभी माना जाएगा, नहीं तो नहीं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑथोरिटीज़ हु आर ऑथराइज टू इशू इनकम सर्टिफिकेट, यानी किन ऑथोरिटीज़ का इनकम सर्टिफिकेट आपको माना जाएगा इसमें। या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने अगर आपको कोई इनकम सर्टिफिकेट बना के दिया है, या फिर कोई भी अदर दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल का, तहसीलदार हो गया, तो अगर उस लेवल का आपके पास है तो वो आप दिखा सकते हो। कोई सिटिंग मेंबर है पार्लियामेंट या फिर लोकसभा का, वो उससे लिखवा के आप अपलोड कर सकते हो। बीपीएल कार्ड अगर है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड, या फिर जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के अंदर में अगर आपका आता है, जो गवर्नमेंट रेलवेज इशू करती है उसके अंदर, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यूनियन मिनिस्टर में ऑल्सो रिकमेंड फॉर एनी पर्सन फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, यानी अगर आप यूनियन मिनिस्टर के रिकमेंडेशन से आप करवा सकते हो तो भी हो सकता है। कोई भी सिटिंग मेंबर्स पार्लियामेंट या राज्यसभा का, उस पर्सन के डिस्ट्रिक्ट का, वो भी बेसिकली आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा रहे हो तो इन सब से वो कैटेगरी के अंदर अगर आपको सर्टिफिकेट आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, अब आ जाइए, बहुत ही मेन पॉइंट है 5.2, आफ्टर एंश्योरिंग द करेक्टनेस ऑफ द पर्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे फीस थ्रू पेमेंट गेटवे ऑफ RRCWR वेबसाइट विच हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी आपको जब आपने जो पर्टिकुलर्स आपने अच्छे से फिल कर दिया, अपलोड कर दिया, तो आपको अब फीस पेमेंट करना होगा, जो यहाँ पे गेटवे का नाम दिया उसके अंदर से, वो आपको उसी साइट में मिल जाएगा, RRCWR वेबसाइट में, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट है वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से आप कर सकते हो, और ये आपका रात के 10 बजे से आपको मिल जाएगा 3 अगस्त 2021 से, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी उसमें एडिट या फिर चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, जो पेमेंट है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे करने के लिए। और जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो बैंक की तरफ से होगा, और वो कैंडिडेट्स को ही देना पड़ेगा। जब आप सक्सेसफुल कंप्लीशन हो जाएगा, यानी जब आपका ट्रांजैक्शन पूरा हो जाएगा, आपको ई रिसिप्ट मिलेगा जिसमें आपको डेट लिखा होगा जिसमें आपने वो पेमेंट किया है, तो कैंडिडेट को वो लेना है, उसको अच्छे से रखना है और उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा, और उसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसको घुमाइएगा मत, उसको अपने पास प्रिंट करके सेव करके रख लीजिएगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो आपको दिखाना पड़ेगा। और इन केस आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज नॉट सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्लीज मेक द ऑनलाइन पेमेंट अगेन, डुप्लीकेशन इन पेमेंट इफ एनी विल बी रिफंडेड ऑन द वेरीफाइंग द सेम। यानी अगर बहुत सारे होंगे जिनका पेमेंट जो होगा वो फेल हो गया होगा, तो प्लीज़ आप दोबारा पेमेंट को करें। अगर आपने 2 बार पेमेंट कर दिया है, तो किसी तरह का डुप्लीकेशन हो गया पेमेंट में, तो आपको रिफंड कर दिया जाएगा वेरीफाई करने के बाद। कैंडिडेट शुड प्रोवाइड द करेक्ट डिटेल्स ऑफ बैंक इन विच दे वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड, बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट, बैंक नेम, IFSC कोड, और जब ये आपको देना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसी में आपका रिफंड आएगा। तो आपको बैंक नेम, अकाउंट नंबर किसके नाम से है, ये सारी चीज़ें आपको सही से आपको देना पड़ेगा। जो कैंडिडेट्स इनएलिजिबल होंगे उनके फीस को वापस नहीं किया जाएगा। तो ये जो फीस जो रिफंड होगा वो सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही होगा। अब आ जाओ, प्रोसेस क्या है रिक्रूटमेंट का। तो सबसे पहला जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आपको सबसे पहला फॉर्म भरना है,
और आपके पास फॉर्म भरने के लिए आपका आधार कार्ड होना चाहिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में लगेगा। आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, और क्योंकि वो जो आधार कार्ड का आपका जो 12 डिजिट है वो आपको उसमें फॉर्म फिलअप के टाइम आपको भरना पड़ेगा। और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है और जिन्होंने एनरोल कर रखा हुआ अपने आप को आधार कार्ड के लिए, लेकिन अभी तक उन्होंने रिसीव नहीं किया है। तो जिन्होंने ऐसा किया है उनके पास एक 28 डिजिट का आधार एनरोलमेंट आईडी नंबर होगा, वो आप उसको भर सकते हो। और दिस प्रोविजन इज एप्लीकेबल टू द कैंडिडेट ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, मेघालय एंड असम। तो ये जो प्रोविजन है सब स्टेट्स में एप्लीकेबल होगा, सिर्फ जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम के कैंडिडेट्स पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो एप्लीकेंट्स स्टेट्स में हैं, जो एप्लीकेंट्स जम्मू कश्मीर, मेघालय या असम से आए हैं, वो अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में वोटर आईडी नंबर या फिर वैलिड पासपोर्ट नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज है, आइडेंटिटी कार्ड है, वो सारी चीज़ों का नंबर आप इसमें भर सकते हो। कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस ओरिजिनल आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड अबव एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप जो भी आप इसमें डॉक्यूमेंट्स का नंबर दे रहे हो, आइदर आधार कार्ड या फिर आप कोई भी जैसे पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसे आपको दिखाना पड़ेगा जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब आ जाओ कम्युनिटी सर्विस, यानी ये जो कम्युनिटी सर्विस है ये ओपन है ऑल कैटेगरीज के लिए। तो जो कैंडिडेट्स हैं SC ST OBC के जिनके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, वो अपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट्स दिखा सकते हैं प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑथराइज्ड, जो एनेक्सर C, D और E में दिए हुए हैं। अब आ जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा इसमें। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा ट्रायल से पहले, यानी आपका जो फिजिकल ट्रायल या फिर आपको जो टीम का ट्रायल होगा उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जितने भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपने भरे हैं वो, स्पोर्ट्स अचीवमेंट जो आपने कर रखे हैं वो, कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिलेवेंट है तो, और जितने भी रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं एग्जाम्पशंस की फ़ीस के लिए वगैरह वगैरह जो हमने डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी। और आपको एक सेट लाना पड़ेगा इन सारे डॉक्यूमेंट्स का, जो कि सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ होंगी, ठीक है। सारे सर्टिफिकेट्स के साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड करके ये लाना पड़ेगा, जिसमें 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स होगा, वो उसमें भी आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे रिवर्स में, यानी फ़ोटो के पीछे पे। आपको कॉल लेटर लाना पड़ेगा, लिख लीजिए अगर आपके पास, अगर आप लिखना चाहते हो तो। जो कॉल लेटर है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेगा साइट से, वो भी आपको लाना पड़ेगा। वैलिड फ़ोटो आईडी लाना पड़ेगा, जो कि जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी ये सारी आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, ये इनमें से कोई एक आइडेंटिटी कार्ड आप ला सकते हो। और ओरिजिनल लाना पड़ेगा जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। तो इस दिन याद रखिएगा, सिर्फ फ़ोटोकॉपी ही नहीं, आपको ओरिजिनल भी लाना है। अगर आप नहीं लाते हो तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको ट्रायल्स में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सारे आप लेके आ जाइए। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी में नहीं है, तो उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, हो सकता है आपके रीजनल लैंग्वेज में हो सकता है बहुत सारों का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो दूसरे लैंग्वेज में हो। अगर सपोज़ वो कोई किसी दूसरे रीजनल लैंग्वेज में, तो आप उसको ट्रांसलेट करवाइए, उसको अटेस्टेड करवा के साथ में लेके आइए। आप ट्रांसलेशन का जो लैंग्वेज होगा आइदर हिंदी या इंग्लिश हो। अब आ जाइए OBC कैंडिडेट्स जो क्लेम करते हैं खुद को कि वो OBC हैं, उनको अपना जो एग्जिस्टिंग OBC सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मेट में, यानी एनेक्सर D में जो दिया हुआ है उस फॉर्मेट में उसे अपलोड करना पड़ेगा विद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यानी आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें आपका करंट स्टेटस जो है क्रीमी लेयर का वो बताएगा। और एनेक्सर E में जो दिया हुआ है, शुड बी इनवेरिएबली प्रोड्यूस द लेटेस्ट OBC सर्टिफिकेट विद नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वैलिड करंट ईयर। यानी जो करंट ईयर का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये OBC कैंडिडेट्स के लिए। ओके, कैंडिडेट सर्विंग इंक्लूडिंग दोज अंडरगोइंग induction training probation in central state government department including railways or public sector undertaking may apply directly to the RRCWR duly informing their employer. Shortlisted candidates should reproduce NOC from the employer on the date of his her DV, failing the candidature will be expelled। यानी जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सर्विंग में या फिर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम में, तो उनको अपने एम्प्लॉयर से NOC लाना पड़ेगा। अगर नहीं लाते हो तो आपको कैंडिडेचर आपका फेल
हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। नोट करिएगा कि जो कैंडिडेट शुड नॉट नोट दैट इन केस ऑफ कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर बाय RRCWR विथ होल्डिंग परमिशन to the candidates applying for appearing in the examination, their application candidate will liable to be rejected or cancelled। यानी अगर आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो मना कर देते हैं आपको अप्लाई करने से या अपीयर करने से और आपको NOC वगैरह नहीं देते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है वो भी आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो फीस रिसिप्ट है और जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वेरिफिकेशन में लाने सबका आप प्रिंट आउट निकाल के पहले से रख लीजिए। मैं तो बोलूँगा आपको 2 सेट्स ऑलरेडी बना लीजिए, कब किस चीज़ का ज़रूरत पड़ जाएगा नहीं पता। कोई एडिशनल टाइम यानी एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा किसी भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स को दिखाने के लिए उस पर्टिकुलर डे में। अगर आप नहीं दिखा सकते उस समय तो आपका ट्रायल में आपको नहीं अपीयर करने दिया जाएगा और आपको कैंसिल कर दिया जाएगा आपका कैंडिडेटशिप। और कोई भी अगर उतार चढ़ाव या फिर कोई भी डेविएशन आता है अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में या फिर बाद में अगर पता चलता है कि डॉक्यूमेंट सही नहीं है या फिर ओरिजिनल नहीं है तो आपका कैंसिलेशन हो जाएगा कैंडिडेचर का और आपको फ्यूचर में कोई भी एग्ज़ाम रेलवेज में नहीं देने दिया जाएगा। यानी आप आगे चल के आप कोई भी चीज़ें रेलवे में किसी भी एप्लीकेशन को आप नहीं भर सकते जॉब के लिए। अगर किसी कैंडिडेट ने अपना नाम बदला है तो उसके लिए आपको गैजेट नोटिफिकेशन लाना पड़ेगा या फिर कोई भी अदर लीगल नोटिफिकेशन आपको लाना पड़ेगा कि आपका नाम चेंज हो चुका है, वो आपको एज ए प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा। सच कैंडिडेट शुड इंडिकेट देयर चेंज नेम इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन और आपको उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी दिखाना पड़ेगा। और हाउएवर अदर डिटेल्स शुड मैच विद हायर सेकेंडरी SSC और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। डेट ऑफ सच चेंज शुड बी प्रायर टू द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी जो भी आपका नाम में वगैरह में अगर चेंज है तो वो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। द शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स में बी रिक्वायर्ड टू स्टे फॉर मोर देन 1 day at the examination and practical demonstration venue for selection procedure which they will be have to make their own arrangement। यानी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको हो सकता है 1 दिन से ज़्यादा या फिर 1 दिन के लिए रुकना पड़े वहाँ पे प्रैक्टिकल्स के लिए और एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें उनको खुद का जुगाड़ करना पड़ेगा। रेलवेज की तरफ से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाइए सिलेक्शन प्रोसीडियर क्या है। जो इसमें सिलेक्शन होगा, जो रिक्रूटमेंट जो हो रहा है उसमें सिलेक्शन जो होगा वो ट्रायल के बेसिस पे होगा। यानी आपका प्रैक्टिकल स्किल सेट देखा जाएगा और आपका जो स्पोर्ट्स अचीवमेंट है, आपका एजुकेशनल अचीवमेंट है, क्वालिफिकेशन है, उसको असेस किया जाएगा, देखा जाएगा वो सही है कि नहीं और आप एलिजिबल हो कि नहीं। और जो कैंडिडेट जो फिट पाए जाएंगे ट्रायल्स में उन्हीं को कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट स्टेज में। तो ट्रायल बहुत ज़रूरी है, तो फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है। ट्रायल में देखा जाएगा कि आपका गेम कैसा है, उसके लिए आपको एक ट्रायल कमेटी के आगे आपको अपना स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा जो रेलवे टीम खुद चूज़ करेगी। और जो ट्रायल कमेटी होगा वो आपको रिकमेंड करेगी कि आप फिट हो कि नॉन फिट हो या अनफिट हो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया वो नीचे दिया हुआ है। फॉर गेम स्किल, फिजिकल फिटनेस, कोच ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग ट्रायल्स आपको 40 मार्क्स दिए जाएंगे। फिट कैंडिडेट्स के 25 मार्क्स या उससे ज़्यादा दिए जाएंगे। नॉन फिट कैंडिडेट्स को बिलो 25 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ट्रायल के बाद क्या होगा, ये हो गया ट्रायल का क्राइटेरिया। तो आफ्टर ट्रायल ओनली फिट कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स फिट्स पाए जाएंगे यानी ट्रायल में फिट पाए जाएंगे, उनको नेक्स्ट स्टेज में लिया जाएगा रिक्रूटमेंट कमेटी का। और इसमें टोटल आपका 60 मार्क्स का होगा ये वाला नेक्स्ट स्टेज, जिसमें आपको स्पोर्ट्स अचीवमेंट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया देखा जाएगा। तो फॉर असेसमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट एज पर नॉर्म्स, अगर आपके पास रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स अचीवमेंट है नॉर्म्स के अकॉर्डिंग तो आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो सही है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 60 मार्क्स। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। 6 मार्क्स शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स फुलफिलिंग ओनली द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन to the post against which he or she is being considered for appointment. Candidates having higher education qualification shall be given higher marks। यानी अगर आपके पास मिनिमम क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो आपको 6 मार्क्स दिए जाएंगे मेन वेमेन दोनों को। लेकिन आपके पास अगर हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स अवॉर्डेड बाय ट्रायल कमेटी एंड रिक्रूटमेंट कमेटी। जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगा वो इन दोनों क्राइटेरियाज को मिला के जो आपको मार्क्स आपने पाया है उसमें मिलेगा। यानी आपका ट्रायल कमेटी ने जो आपको मार्क्स दिए आपके ट्रायल पे और जो रिक्रूटमेंट कमेटी है उसने जो जितने भी आपको मार्क्स दिए उसके ऊपर। तो अगर आप लेवल 1 के लिए, लेवल 4 या लेवल 5 के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70 होने चाहिए। और लेवल 2 और 3 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हो तो दोनों मिला के आपको मिनिमम 65 मार्क्स आपको आने होंगे। अब आ जाइए एक और नोट है यहाँ पे
द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी गिवन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा वो मेरिट के बेसिस पे मिलेगा। In case more than one sports person secure the same marks, preference will be given to younger candidate to decide the merit। यानी अगर इन केस सपोज ऐसा हो जाता है कि सेम मार्क्स लाता है, 2 कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स और तो प्रेफरेंस उसे दिया जाएगा दोनों में से जिसका एज कम होगा। The shortlisted candidates would be selected for employment only if they found fit as per the standards of Western Railway Sports Association team। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स उन्हें तभी सिलेक्ट किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर उन्हें फिट पाया गया किसके अकॉर्डिंग, वेस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन टीम के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, उसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। कैंडिडेट शुड रीड द डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन द ई कॉल लेटर्स केयरफुली। अच्छे से पढ़िएगा जो आपको कॉल लेटर आएगा और उसे बहुत अच्छे से फॉलो भी कीजिएगा। अगर आप इसको सही से नहीं पढ़ेंगे और अगर आप किसी भी चीज़ को उसमें फॉलो नहीं करेंगे तो आपका उसमें कैंडिडेचर भी आपका कैंसिल हो सकता है। कैंडिडेट रिकमेंडेड फॉर अपॉइंटमेंट विल हैव टू पास रिक्विजिट मेडिकल एग्जामिनेशन। आपको मेडिकल फिटनेस भी पास करना पड़ेगा रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, जो वही कंडक्ट कराएंगे। और अगर आप मेडिकली फिट हो, सारी ड्यूटीज़ आप कर सकते हो, तभी आपको पोस्ट में लिया जाएगा। अगर अनफिट हुए तो आपको नहीं लिया जाएगा। तो फिट होना मेडिकल में बहुत ज़रूरी है। ऑल फील्ड ट्रायल्स फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन थ्रू ओपन एडवर्टाइजमेंट कोटा विल बी वीडियोग्राफ्ड। यानी जितने भी ट्रायल्स होंगे सारे वीडियोस बनाए जाएंगे, यानी किसी भी तरह का पार्शियलिटी ना हो, ये पूरा इंश्योर किया जाएगा रेलवे की तरफ से। और ट्रायल्स के लिए आपको अपना किट खुद लाना पड़ेगा, या ऐसा मत सोचिए कि आपको वहाँ पे किट दिया जाएगा, आप अपना ट्रायल देने आए आप अपना किट खुद लेके आए। और किसी भी तरह का रिक्वेस्ट ये नहीं देखा जाएगा कि अगर आप बोलेंगे कि मेरा वेन्यू चेंज कर दो, डेट चेंज कर दो, सेशन चेंज कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो भी आपको दिया जाएगा डेट टाइम वेन्यू आपको उसी में आना पड़ेगा। और कैंडिडेट्स को ये बहुत स्ट्रिक्टली एडवाइस किया जाता है कि जो वेबसाइट है RRCWR का, उसको ज़रूर उसको हमेशा ट्रैक करते रहें, क्योंकि उसमें कुछ भी चीज़ अपडेट होगा तो वहीं पे आपको दिखेगा। अब आ जाइए ई कॉल लेटर्स फॉर ट्रायल। यानी इस ट्रायल के लिए जो ई कॉल लेटर्स दिया जाएगा उसमें क्या क्या दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट शैल बी मेड अवेलेबल ऑन RRCWR वेबसाइट। यानी आप एलिजिबल हो या नहीं हो उसको वेबसाइट में आपको मेंशन कर दिया जाएगा। और आपको अलग से लॉगिन के लिए आपको उसमें आपको लॉगिन आईडी मिलेगा, जिसमें आप लॉगिन करके आप देख सकते हो। अगर आप रिजेक्ट होते हो तो तब भी, अगर आप सिलेक्ट होते हो तब भी। However, candidates are once again instructed to visit website for regular updates for details of documents verification trials। यानी इन सारी चीज़ों के डिटेल्स के लिए आपको वेबसाइट्स आपको विजिट करना ही पड़ेगा। नॉन रिसीव्ड ऑफ ईमेल SMS विल नॉट बी रीजन फॉर क्लेमिंग एज बेनिफिट व्हाट्सओवर। अगर आप बोलते हो कि आपको ईमेल नहीं मिला, SMS नहीं मिला, तो ये इसे रीज़न नहीं माना जाएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर मोबाइल नंबर ईमेल एक्टिव टिल द कंप्लीशन ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। यानी आप जो भी मोबाइल नंबर दे रहे हो, ईमेल आईडी दे रहे हो, उसे जब तक आपका रिक्रूटमेंट नहीं होता तब तक आपको उसको ऑन रखना है और चलती हालत में रखना है। अब आ जाइए, द ई कॉल लेटर्स टू द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग अबाउट 2 weeks बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल्स ऑन द RRCWR वेबसाइट। यानी जो ई कॉल लेटर होगा जो आपको भेजा जाएगा वो 2 सप्ताह पहले ट्रायल्स का आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। अलग से कोई भी कैंडिडेट को अलग से ई कॉल लेटर भेजा नहीं जाएगा पोस्ट के थ्रू या फिर SMS या ईमेल के थ्रू, आपको खुद ही वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। लेकिन SC/ST कैंडिडेट्स who have uploaded their proper community certificates for availing the benefit of free travel authority second class railway pass, the e-call letter for trial will contain the free travel authority such as candidates will be allowed to book ticket on submission of self-attested copy of e-call letter and SC/ST certificate। यानी SC/ST जो कैंडिडेट्स है उनको ये सुविधा दिया जाएगा, उनको ई-कॉल लेटर के साथ एक सेकेंड क्लास रेलवे पास भी दिया जाएगा जिससे कि वो फ्री में ट्रैवल कर सकें। और जब वो ट्रैवल करेंगे तो कैंडिडेट्स को अपना ओरिजिनल SC/ST सर्टिफिकेट्स जो भी होगा उनको कैरी करना है, साथ में अपना एक फ़ोटो ID कार्ड भी रखना है जर्नी के दौरान। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें विदाउट टिकट भी समझा जा सकता है और उन्हें चार्ज भी किया जा सकता है। सिर्फ ई-कॉल लेटर के मिल जाने से ये इम्प्लाई नहीं होता कि आपको नौकरी मिल गई है। आपको नौकरी पाने के लिए आपको एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, और एग्ज़ाम्स के दौरान कोई भी वैल्यूएबल या कॉस्टली आइटम ना लाएं। अगर गुम हो जाता है तो इसका रेलवे इसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। Mobile phone, pages, laptop, calculator, Bluetooth device and any other communication devices are not allowed inside the premises where the trial is being conducted। ये सारी चीज़ें आप नहीं ले जा सकते जहाँ पे ट्रायल हो रहा होगा। और अगर आप पकड़ा गए तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी या जुडिशियल एक्शन भी लिया जा सकता है। और RRWR का जो वेबसाइट है, RRCWR का जो वेबसाइट है, वो सिर्फ उन्हीं का रोल नंबर पब्लिश करेगा जो हर स्टेज में सक्सेसफुल होते जाएंगे।
अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना है। आपको सबसे पहला स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा आपका मार्कशीट का, जितन जो भी आपका मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आपको, या फिर जो भी आपका हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और स्कैन कॉपी आपको रखना पड़ेगा, या और सेल्फ अटेस्टेड होना पड़ेगा। जितना भी एसेंशियल स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स है आपका, उसको फिर स्कैन करके अटेस्टेड रखिए, सेल्फ अटेस्टेड करके आपका 10th का मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, या फिर जो भी इक्विवेलेंट आपका जो मार्कशीट है जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जिसमें डेट ऑफ बर्थ दिया, वो आपको रखना पड़ेगा स्कैन करके। और जो स्कैन और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको कास्ट सर्टिफिकेट का रखना पड़ेगा, या फिर जो भी आपका जिस भी आप कास्ट में आते हैं, वो SC ST OBC। कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन इन एग्जामिनेशन फीस, जो अगर आप एग्जामिनेशन फ़ी को अगर आप ये कर रहे हो, क्लेम कर रहे हो एग्जम्पशन के लिए, तो आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट या फिर BPL कार्ड, जो भी मैंने पहले डिस्कस किया था, वो आपको रखना पड़ेगा। आपके सिग्नेचर, फोटोग्राफ का भी आपको सेपरेटली एक स्कैन करके आप रख लीजिए, वो भी आपको काम में आएगा। और कैंडिडेट शुड चेक एंड confirm the uploading of relevant certificates before clicking the final submission of button बिफोर वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, यानी पहले आप चेक कर लीजिएगा फाइनल सबमिट करने से पहले, और फाइनल सबमिशन से पहले आप एडिट भी कर सकते हो अगर आपको चाहे तो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है फोटोग्राफ के लिए। इसमें जो आपका फ़ोटो है वो आपका रिसेंट कलर साइज फ़ोटो होना चाहिए, जिसका साइज़ है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, और आपका 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए ये फ़ोटो, एकदम लेटेस्ट फ़ोटो ही आप डालिए। मैं तो बोलूँगा अभी खिंचवा लीजिए जाके, अगर आप भर रहे हो तो। और जो फ़ोटो का फॉर्मेट होगा वो JPG या JPEG फॉर्मेट में होगा, 100 DPI। साइज़ ऑफ द फाइल शुड नॉट बी, जो फ़ोटो का जो साइज़ है वो 20 KB से 70 KB के बीच में ही होना है। और फ्रंट व्यू आना चाहिए कैंडिडेट का, कोई कैप नहीं पहना होना चाहिए या सन ग्लासेस नहीं पहना होना चाहिए, है ना। ये 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा। और अगर आप किसी भी तरह का पुराना या फिर अनक्लियर फ़ोटो अगर आप ये करते हो, अपलोड करते हो, जिसमें कि कुछ वेरिएशन हो, या फिर फ़ोटो समझ में ना आ रहा हो कि वो आप ही हैं, आप, या फिर आपका फिज़िकल अपीयरेंसेस यानी आप कैसे दिखते हो वो दिख नहीं रहा सही से, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए आप एकदम क्लियर अच्छा फ़ोटो और लेटेस्ट फ़ोटो आप अपलोड कीजिएगा। और आपको ये एडवाइस किया जाता है कि 3 से 4 सेट जो फ़ोटो का है वो आप अपने पास हमेशा रखिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी लेके आइएगा। जो सिग्नेचर जो आपको स्कैन करके लगाना है उसका भी जो साइज़ है वो 3.5 इंटू 2.5 का होना चाहिए, JPEG या JPEG फॉर्मेट में विथ 100 DPI। साइज जो होगा 20 से 30 KB के अंदर ही होगा। और जो स्कैन सिग्नेचर होगा वो हिंदी या इंग्लिश में होगा, रनिंग हैंड में होगा, ब्लॉक या कैपिटल में नहीं हो सकता। किन किन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कि अगर जिन एप्लीकेशन में स्कैन सिग्नेचर नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्कैन फ़ोटोज़ नहीं होगा उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जिस फ़ोटो में आपने गॉगल्स पहना है या कैप पहना है या फिर विग पहना है या कलर्ड ग्लासेस पहना है जिससे आपको रिकॉग्नाइज ना किया जा पा रहा हो, तो उसको आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर आपके पास कोई भी प्रिस्क्राइब्ड एकेडमिक या फिर स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिलेवेंट सर्टिफिकेट जिसमें आप रिलैक्सेशन मांग रहे हो फ़ी का, जो आपने क्लेम किया है वो आप नहीं दे पा रहे तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन विदाउट अपलोडिंग 10th, यानी अगर 10th का जो मार्कशीट है या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है या कुछ भी ऐसा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, अगर आप एज प्रूफ के लिए नहीं दे पा रहे तो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और किसी भी तरह का जो आपका एप्लीकेशन है जिसमें आपका एसेंशियल मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है या स्पोर्ट्स अचीवमेंट नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है कोई भी, तो भी आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन जो अगर आप ओवर एज हो रहे हो या फिर आप अंडर एज हो रहे हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में इल एलिजिबल आ रहा है, तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपकी एप्लीकेशन को। आपने किसी भी तरह से इनकम्प्लीट या फिर इनकरेक्ट अगर आपने कोई भी चीज़ भरा है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आपने भरा है माइनर चेंजेस के साथ, जिसमें कि आपका जो फैक्ट्स है वो आपने तोड़ा मरोड़ा है किसी अदर डिसिप्लिन में, तो भी आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी ने भी एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं भरा, 500 रुपये, 250 रुपये जो भी एप्लीकेबल है, तो भी आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जो भी 7.1 से 7.5 के बीच में जो सर्टिफिकेट्स डिस्कस किए गए हैं, अगर वो आपने अपलोड नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी तरह का इनरेगुलरिटीज़ अगर पाया गया
तो आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन से आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा ही इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट हो सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये मैं इसलिए थोड़ी देर यहाँ पे पॉज करके रख दे रहा हूँ। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है इसलिए मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 9.13 में, इसमें जो भी आप सिग्नेचर करोगे हर पेज में जो साइन होगा वो आइडेंटिकल होना चाहिए, आइदर हिंदी या फिर इंग्लिश में होना चाहिए और रनिंग हैंड में होना चाहिए। आप इसमें ब्लॉक में मत लिखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो साइन आपने एक जगह किया हर साइन आपको सेम ही करना। यहाँ पे एक 9.21 में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि इफ देयर इज एनी चेंज इन द रेसिडेंशियल एड्रेस द कैंडिडेट इन हिज ओन इंटरेस्ट शुड अरेंज विथ हिज पोस्ट ऑफिस कंसर्न फॉर रिडायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम ओल्ड टू न्यू एड्रेस। यानी अगर आपका एड्रेस किसी भी कारणवश चेंज होता है तो आपका जिम्मेदारी आप कैसे आपको वो कॉल लेटर या फिर जो भी आपको पोस्ट से जो भी चीज़ आएगा वो आपको कैसे रिडायरेक्ट करना है कम्युनिकेशन के लिए। और यहाँ भी एक मेन आप इम्पॉर्टेंट है 9.30 The railway administration is not responsible for any delay in delivery, non-receipt of email or SMS. Candidate should also check their spam email folder। यानी रेलवे किसी भी तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अगर आपको कोई ईमेल या फिर SMS नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा अगर आपको मेन इनबॉक्स में आपको ईमेल्स नहीं आ रहे हैं तो स्पैम एक फोल्डर होता है आपके ईमेल में, वो आप चेक करते रहिएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कोई भी किसी तरह का अनफेयर मीन्स अगर आप कर रहे हो ट्रायल्स में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर हो सकता है आपने किसी और को भेज दिया हो ट्रायल में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या किसी भी तरह का जो आप अगर आप उल्टा सीधा चीज़ें अगर आप कर रहे हो तो आपका जो कैंडिडेचर है वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। रेलवे आपको लाइफ टाइम के लिए आपको बैन कर देगी, आप कोई भी एग्ज़ाम आगे रेलवे का नहीं दे सकते। तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें नहीं करने के लिए। ये भी आप पढ़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट एडवाइजरी दिया हुआ है रेलवे की तरफ से। इसमें आपको बोला गया है कि आपको सावधान रहना है, कोई भी फॉल्स प्रोमिसेस के लिए ना पड़िए। गवर्नमेंट जॉब के लिए रेलवेज़ में हो सकता है आपसे कोई ब्राइब मांगे या फिर आपसे कोई दूसरे तरीके का आपसे फेवर्स मांगे कि आप इतने पैसे दो मैं आपको करवा दूंगा। इन सारी चीज़ों में मत पड़िए, इन सारी चीज़ों से बच के रहिए। ये आपका एनेक्सर्स है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ये माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए, ये आपको भर के इसी फॉर्मेट में आपको देना है अगर आप किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो। ये एनेक्सर बी है, इनकम सर्टिफिकेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, EBC कैटेगरीज के लिए। और ये आपका परफॉर्मा है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, SC ST के लिए, एनेक्सर सी। इन सारे एनेक्सर्स के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट्स होना चाहिए। ये OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट है। और ये एनेक्सर ई है जो है आपका डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। जो OBC क्लास वाले हैं उनको एप्लीकेशन के साथ ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। तो इतना ही था, ये फॉर्म जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपके इसमें डिस्कस किया है। और अगर आपको फिर भी कोई भी अगर आपको डाउट आता है स्पोर्ट्स कोटा से रिलेटेड, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अच्छे से प्रिपेयर करें इसके लिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।